तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 विच इज एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि इंडिया के अंदर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो कैसा है, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट की हालात कैसे हैं, मतलब किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है और किस किस चीजों को आप अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हो और किन लोगों को आप एम्प्लॉयड मानते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है एम्प्लॉयमेंट पढ़ने से पहले कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप कहते हो कि एक वो पर्सन एम्प्लॉयड होता है और जो पर्सन एम्प्लॉयड होता है आप उसे क्या कहते हो, वर्कर। जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक ऐसा बंदा जो काम कर रहा है। तो क्या हर काम करने वाला इंसान वर्कर कहलाता है? तो ये चैप्टर हमें वर्कर की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन देता है कि कौन लोग हैं जो वर्कर कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले जरा इन्हीं की लैंग्वेज में देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। ये कहते हैं वर्कर इज एन इंडिविजुअल, एक वर्कर एक इंडिविजुअल है इन्वॉल्व्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। वो सारे लोग जो पैसा कमाने के लिए, जो अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, उसे हम वर्कर कहते हैं। तो वर्कर वो सारे लोग हैं जो अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब बात हो रही है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की जब बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सिर्फ लीगल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, अपनी जिंदगी को जीने के लिए तो लोग बहुत सारे न जाने कैसे कैसे काम करते हैं, हर तरीके के काम के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम देश की सेवा के लिए और कुछ अपनी सेवा के लिए भी, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए जो भी इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, उन लोगों को हम यहाँ पे वर्कर की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वर्कर हमारी कंट्री की जो जीडीपी होता है उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि देखो वो क्या कर रहा है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज तो कर रहा है। अगर एक डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करके, तो कहीं ना कहीं वो हमारे यहाँ पे रहने वाले लोगों को एक हेल्दी स्टेटस में काउंट करने में मदद कर रहा है कि वो हेल्दी पर्सन है। ठीक है, एक इंजीनियर अगर हमारे लिए काम कर रहा है तो वो भी तो डेवलपमेंट में वर्क कर रहा है। एक आर्किटेक्ट अगर हमारे लिए नक्शे बना रहा है तो नक्शे बना के यहाँ पे कैपिटल एसेट्स क्रिएट कर रहा है ना वो। तो जितने भी लोग यहाँ पर एज अ वर्कर वर्क करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जो कंट्री है उसके जीडीपी में क्या दे रहे हैं, अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उसके अलावा देखो एग्जांपल्स, फार्मर्स हैं यानी कि हमारे देश का किसान, वो भी एक वर्कर है। लेबर्स, जितने भी हमारी लेबरर्स काम करती हैं, एक डॉक्टर, एक बार्बर, ये सभी लोग वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। तो वर्कर सुनते ही आप ये मत सोचो कि वर्कर तो वो लोग होते हैं जो अनस्किल्ड वर्क करते हैं, नहीं, हम सभी लोग जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, हम सभी वर्कर हैं। ठीक है, नाउ हु आर इंक्लूडेड इन वर्कर्स, आप किस किस को वर्कर्स में काउंट करते हो? तो यहाँ पे फर्दर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेकेंड इज, अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कौन होंगे? जो खुद का ही बिजनेस करते हैं, खुद का ही काम कर रहे हैं। जैसे कि एक दुकानदार अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, एक मोची, बहुत सारे मतलब ऐसा होता है ना, मोची एक गली का बिल्कुल कॉर्नर पकड़ लेता है, वहां बैठकर अपना काम कर रहा होता है, वो अपना काम कर रहा होता है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। आपकी गली में जो सब्जी बेचने वाला है, जो पर्सन आ रहा है, जो वेंडर है, जो सब्जियां बेच रहा है, वो भी एक तरीके का वर्कर है क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जितने भी लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, चाहे वो काम बड़ा हो चाहे छोटा हो, दैट डजंट मैटर, बट अपना खुद का अगर काम कर रहा है तो वो पर्सन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। सेकेंड, those who are temporarily absent from the work due to the illness, injury, bad weather, festival, social or the religious function। अब सपोज करो कि कोई एक वर्कर एक फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, कोई एक लेबर है फैक्ट्री में काम करती है, बट अभी उसको कोई इंजरी हो गई है, इंजरी की वजह से वो 5 दिन की लीव पर है। तो इसका मतलब ये है कि वो वर्कर नहीं है, वो सिर्फ 5 दिन की छुट्टी पे है, 5 दिन के बाद वो अपने काम पर वापसी आएगा। हम लोग जब छुट्टी ले लेते हैं, हमारे घर में कोई सोशल गैदरिंग हो रही है, कोई कल्चरल इवेंट है, उस वजह से हमें छुट्टी लेनी पड़ रही है, कोई ऐसा ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है, रिलीजियस फंक्शन हो रहा है, तो उस टाइम पे भी अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्कर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, हम वर्कर तब भी है। यानी कि जो लोग टेम्परेरी अगर ऐसे एब्सेंट हो रहे हैं अपने वर्क से, तो वो भी वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। मेन वर्कर्स वही जो एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, चाहे उनकी कैपेसिटी कैसी भी हो, मतलब किसी भी लेवल पे हो जाए, लेकिन जो एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं वो सारे भी मेन वर्कर्स कहलाते हैं। ठीक है,
ये जो मैंने दो कैटेगरीज और बताई साथ में, मेन वर्कर्स और टेम्परेरी एब्सेंट फ्रॉम देयर वर्क, आप इन्हें वेज एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है खुद का काम करते हैं, खुद के मालिक है, जो भी काम से प्रॉफिट आता है वो सारा हमारा होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर या तो आपको सैलरीज मिलती है या आपको वेजेस मिलती है, जहां पर आप किसी के अंडर काम करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन के दो कैटेगरीज आप देख सकते हो। दोज हु आर एबल एंड कैपेबल टू वर्क, यानी कि जो लोग काम कर सकते हैं, काम करना चाहते भी हैं। ये हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है कि किसी भी इंसान को अगर हमें एम्प्लॉयड की कैटेगरी में डालना है तो दो चीजें चाहिए होती है, एबिलिटी और विलिंगनेस। ये दोनों चीजें चाहिए हमें कि हम काम करना भी चाहते हैं और हम काम कर भी सकते हैं। तो एक तो कैटेगरी हुई ये पॉपुलेशन की। दूसरी कैटेगरी दोज हु आर नॉट एबल और कैपेबल टू वर्क, जो ना तो काम करना चाहते हैं और ना ही काम करने लायक है। नॉट एबल और कैपेबल, काम कर नहीं सकते या काम करना नहीं चाहते, अब ये कह सकते हो, यानी कि अपनी इच्छा से वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये जो मेन कैटेगरी आई ना, दोज हु आर एबल और कैपेबल टू वर्क। अब हमें जानना है कि क्या ये सारे लोग वर्कर होते हैं? जो लोग एबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, विलिंगनेस रखते हैं काम करने की, क्या वो सारे लोग ही वर्कर हैं? क्या वो सारे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हुए हैं? नहीं। कि जितने भी लोग एबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं काम करने की, क्या वो सारे लोग ही वर्कर्स कहलाते हैं? हम जब पॉपुलेशन में से ये काउंटिंग कर रहे होते हैं ना, कितने लोग एम्प्लॉयड और कितने अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसकी काउंटिंग ऐसे नहीं की जाती कि जितने लोग एबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं काम करने की, वो सारे तो एम्प्लॉयड हैं, और जो नहीं एबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, वो सारे अनएम्प्लॉयड हैं। नहीं, हम उस वाले पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को तो किसी काउंटिंग में लेते ही नहीं है। पहली बात, जब हम अपने देश की लेबर फोर्स देख रहे होते हैं ना, तो लेबर फोर्स के अंदर हम ऐसे लोग जो ना तो एबिलिटी रखते हैं, ना कैपेबिलिटी रखते हैं, ना विलिंगनेस रखते हैं, ऐसे लोगों को हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, उनकी काउंटिंग में हम लेते ही नहीं है। तो उसके लिए आप पहले एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखो, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। हमने एक एग्जांपल लिया कि सपोज, तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हम मान के चल रहे हैं कि कितनी है, 100। उसमें से मैं कह रही हूँ 60% ऐसे हैं जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं टू वर्क। ठीक है, ये आते हैं लेबर फोर्स से। मैंने कहा ये मेरी लेबर फोर्स है, बट सारी लेबर काम कर रही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं कह रही हूं कि उसके अंदर से 50 ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, वो लोग कहलाएंगे एम्प्लॉयड। एबिलिटी और कैपेबिलिटी रखने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि सब लोग काम कर रहे हो। मैं कह रही हूं उसमें से 60 लोग काम कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयड कहलाएंगे, वो कहलाएंगे मेरी वर्क फोर्स। और बचे हुए जो हमारे कितने, 60 में से 50 अगर एम्प्लॉयड है तो 10 क्या हो गए हमारे, अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग इस तरीके से की जाती है। भाई देखो, जो लोग ना तो काम करना चाहते ना काम कर सकते, उनको हम जब लेबर फोर्स में ही ऐड नहीं करते तो अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग क्यों करेंगे उनके साथ? हम पहले ये देखते हैं कि कितने लोग काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो हमारी लेबर फोर्स कहलाएगी कि हम रेडी हैं काम करने के लिए। बट उसमें से एक्चुअली में जो लोग काम कर रहे होंगे सिर्फ वही एम्प्लॉयड या वर्क फोर्स कहलाएगी। जो लोग काम कर नहीं पा रहे हैं या जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो अब यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन को पहले हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू वर्क वाले, और जो ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी नहीं रखते। फिर जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों रखते हैं उसको हमने बोला लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड को ही वर्क फोर्स कहा जाता है, ये वर्ड ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्क फोर्स क्या है, दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग, और अनएम्प्लॉयड कौन से हो गए, दोज हु आर नॉट वर्किंग बट अवेलेबल फॉर वर्क। भाई हम काम करना तो चाहते हैं, हम एबिलिटी भी रखते हैं, बट हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लेबर फोर्स, तो लेबर फोर्स के बारे में हमने ये पढ़ा दैट इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग और विलिंग टू वर्क। या तो वो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, या तो उनको काम मिल गया है या काम नहीं मिला है। तो अगर कभी भी मुझे लेबर फोर्स कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड, सिंपल, या बोलो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। ठीक है, किसी भी तरीके से, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट। अब ये लाइन मुझे क्यों मेंशन करनी पड़ी, दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट? नहीं, दो कॉन्सेप्ट है, लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई। लेबर फोर्स की जब भी बात होती है, देखो फोर्स ना हमेशा नंबर ऑफ पर्संस को शो करता है। फोर्स की जब हम बात करते हैं ना, हमारी फोर्स इतनी है, तो फोर्स तो हमेशा नंबर ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम वहां पर पर्संस के बेसिस पर जो हमारी अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन होता है वो कैलकुलेट करते हैं। पर जब बात होती है ना लेबर सप्लाई की,
तो लेबर सप्लाई का मतलब है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पे अवेलेबल हो फॉर द वर्क। जैसे कि मैंने किसी को कहा कि अगर आप मेरे यहाँ पर एज अ टीचर अगर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो मैं आपको पर आवर के हिसाब से 500 रुपीज पे करूंगी, ठीक है, 500 रुपए पर आवर आपको मिलेंगे। तो बताइए आप कितने आवर्स तक हमें सर्विस दे सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ओनली 3 आवर्स अवेलेबल है। तो ये है उनकी लेबर सप्लाई, कि उनको मैंने एक वेज रेट बताया, मैंने उनको कहा कि एक आवर की जो प्राइस है वो 500 है, उसके बेसिस पर उन्होंने मुझे बताया कि वो कितनी लेबर सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स की बात नहीं करी, मैंने नंबर ऑफ आवर्स की बात करी एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है। तो जब लेबर सप्लाई की बात होती है तो रेट की बात होगी, लेकिन जब लेबर फोर्स की बात होगी तो नंबर ऑफ पर्संस की बात होगी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया है। सो लेबर सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। एक वेज रेट पे कितने आवर्स तक आप काम करने के लिए अवेलेबल हो, या इसी को देखो मैंने कहा दूसरे शब्दों में, द टोटल आवर्स दैट वर्कर्स विश टू वर्क एट द गिवन वेज रेट, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे जब किसी को 700 पर डे मिल रहा था तो 8 घंटे वो वर्कर काम कर रहा था। जब उसको 1100 रुपए पर डे मिलना शुरू हुआ तो उसने कहा मैं 10 घंटे काम कर सकता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्कफोर्स। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, बट मैं यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले भी यूज किए हैं क्योंकि हो सकता है आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हो। तो वर्कफोर्स क्या था? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग। तो वर्कफोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो अभी ऊपर मैंने लेबर फोर्स का फॉर्मूला बनाया, आप उसी से इस फॉर्मूले को निकाल सकते हो। कैसे? लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड। अब नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड कैसे निकलेंगे? वही लेबर फोर्स माइनस वर्कफोर्स, ठीक है। अब अगर कभी भी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना हो, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो कैसे निकाला जाता है? द नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, डिवाइडेड बाय आपकी लेबर फोर्स कितनी है, इनटू 100। जैसे कि मेरे एग्जांपल में लेबर फोर्स थी 60 और अनएम्प्लॉयड लोग थे 10, तो 10 अपॉन 60 इंटू 100 ऐसे कैलकुलेट कर दें। ऐसे अगर मुझे ये जानना है कि कितने लोग वर्कफोर्स है, मतलब वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालना हो, तो ऐसे निकलेगा, टोटल वर्कफोर्स कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है इनटू 100। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन बदल गई ना, यहाँ अपॉन में आपने टोटल पॉपुलेशन लिखना है, ठीक है। जैसे कि मेरे वाले एग्जांपल में मेरे पास वर्कफोर्स कितनी थी 50, वर्कफोर्स थी 50 की, टोटल पॉपुलेशन थी मेरे पास 100 इंटू 100, तो 50% आया था सीधे सीधे। तो अब देखिए जरा, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो फिर क्या होता है? इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्कफोर्स इन एन इकोनॉमी। यानी कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग एक्चुअल में वर्किंग है, बेसिकली ये उसको रिप्रेजेंट करता है। आपकी टोटल पॉपुलेशन 100 थी, मैं कह रही थी 50 मेरे वर्कफोर्स के अंदर काउंट होते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ ना दैट 50% पर्संस आर एम्प्लॉयड, ठीक है। अभी वर्कर्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, जैसे कि मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर उसी चीज को बोला गया सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स। तो हायर्ड वर्कर वेज एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या हुआ? दोज हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस और ऑन प्रोफेशन, यानी कि वो सभी लोग जो अपना खुद का या तो बिजनेस कर रहे हैं या खुद का प्रोफेशन रन कर रहे हैं। जैसे कि एक फार्मर अपने खेतों में काम करता है, एक डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है, तो ये सारे कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड। बट हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं? दोज हु वर्क फॉर द अदर्स, जो अपनी सर्विस किसी और को दे रहे हैं और बदले में एज अ रिवॉर्ड या तो उनको सैलरी मिलती है या उनको वेजेस, ठीक है। जैसे एक मजदूर तो हम भी हैं, हमें कहा भी गया है, हमें कहते भी हैं लोग कि आप मजदूर हैं, बट एक दुख है मुझे, स्टिल हमें लेबर डे की छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। तो जैसे कि एक टीचर एक स्कूल में काम करता है तो वो भी एक वर्कर की कैटेगरी में, हमें हायर्ड वर्कर्स, ठीक है। उसके अलावा कोई एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक लेबर फैक्ट्री में काम करती है, तो वो भी वर्कर ही है, ठीक है। नाउ हायर्ड वर्कर्स भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स यानी कि जिनकी परमानेंट जॉब्स नहीं होती, जिन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, जिन्हें कभी भी उनकी जॉब से निकाला जा सकता है और जिनके पास जरूरी नहीं है कि पूरे साल काम हो। कैजुअल वर्कर्स के अगर हम फीचर्स देखें तो क्या बताता है? डेली वेजर्स होते हैं, नॉट हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन द रेगुलर बेसिस, यानी कि रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयड नहीं होते हैं,
नॉट गिवन एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, किसी तरीके का उनको इस तरीके का बेनिफिट नहीं मिलता, लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सब नहीं मिलते। देखो यूजुअली ऐसे लोग अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। रेगुलर वर्कर्स, अब रेगुलर वर्कर्स में क्या है कैटेगरी, भाई जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं, पहली बात उन्हें डेली वेजेस नहीं मिलती हैं, उन्हें सैलरीज मिलेंगी, वो परमानेंट पेरोल्स पे होते हैं, प्लस उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। ये लोग सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑन परमानेंट पेरोल्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, और यूजुअली ये लोग सेमी स्किल्ड और स्किल्ड दोनों तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। सो अब हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में कैसी है। देखो हम ये जान चुके हैं कि हमारी पॉपुलेशन में लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है, अनएम्प्लॉयड क्या है, एम्प्लॉयड क्या है, वर्कर हम किसे कहते हैं, कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं, हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं, रेगुलर वर्कर्स कौन होते हैं, ये हम सब जान चुके हैं, ठीक है। अब हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की स्टेट कैसी है, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो 2011 और 12 के बारे में अगर हम बात करें तो इन 2011 एंड 12 इंडिया हैड अबाउट 473 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। इंडिया की जो वर्कफोर्स थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हमारे पास 473 मिलियन वर्कर्स थे। मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल रिसाइड इन रूरल एरियाज। और ऐसा क्यों था पता है, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर लोग कहाँ रहते थे, रूरल एरियाज में, और रूरल एरियाज में होती थी एग्रीकल्चर। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर का काम होता था, और आपको पता है कि वहां पर न जाने कितने लोग काम करते थे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी था, है ना। तो माना तो लेकिन यही जाता था ना कि लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। So the proportion of the workforce residing there, which means rural areas, is higher. तो जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे थे उनका जो प्रोपोर्शन था टोटल वर्कफोर्स का वो क्या था, हाई था। तो 473 मिलियन वर्कर्स में से 3/4 वर्कर्स तो रूरल वर्कर्स थे, लेकिन वो 1/4 वर्कर्स कौन थे फिर, अर्बन वर्कर्स, ठीक है। मतलब अगर हमारी टोटल वर्कफोर्स 473 मिलियन की थी तो उसका अगर मैं 3/4 पोर्शन निकालूं तो वो रूरल वर्कर्स के अंडर आता है, और बचा हुआ 1/4 अर्बन वर्कर्स के लिए, ठीक है। अब उसी के अंदर मैं बात करूं कि मेन कितने हैं और विमेन कितनी है, तो मेन फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। हाँ जी, सो बात यह है कि तुम सभी लोग सबसे बड़े मजदूर हो। अल्टीमेटली जितना भी हम लोग काम कर लें, लेकिन सबसे ज्यादा मजदूरी तो तुम ही लोग कर रहे हो। सो मेन फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। तो हमारी जितनी भी टोटल वर्कफोर्स है उसमें 70% मेन है और 30% विमेन प्लस चाइल्ड लेबर्स। अब चाइल्ड लेबर में चाहे कोई गर्ल चाइल्ड हो चाहे बॉय चाइल्ड हो, दोनों को हम काउंट करते हैं। तो जो रिमेनिंग 30% है वो उन लोगों के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विमेन वर्कर्स, तो रूरल वर्कफोर्स के अंदर विमेन वर्कफोर्स अकाउंट फॉर 1/3, whereas the urban areas they are just the 1/5। यानी कि ये कह रहे हैं कि टोटल वर्कफोर्स की अगर मैं बात करूं तो रूरल वर्कफोर्स 1/3 है अगर आपके टोटल वर्कफोर्स का, तो वहीं पे अर्बन वुमेन वर्कर्स जो है वो सिर्फ 1/5 है। तो यहां पर भी आप ये कह सकते हो कि रूरल एरियाज में जो विमेन है वो ज्यादा वर्कर्स की कैटेगरी में आती हैं एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, जिसके रीजंस अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट रूरल विमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एज कंपेयर टू द अर्बन विमेन। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रूरल एरियाज के अंदर जो विमेन्स हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगी हुई हैं एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। Secondly, in rural areas, many women carry out the works like cooking, fetching water, and the fuel wood and participate in the farm labor। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो रूरल एरियाज की विमेन है वो क्या करती है, वो कुकिंग कर रही हैं, वो पानी भर के लेकर आ रही हैं वेल से, उसके अलावा उन्हें लकड़ियां काट के लेकर आना है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, चूल्हे चलते हैं। तो चूल्हों में आपको पता है ना कि लकड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, फ्यूल वुड यूज करते हैं हम लोग वहां पे। उसके अलावा वो अपने जो उनके हस्बैंड होते हैं या जो पेरेंट हैं उनकी भी वो लोग हेल्प करते हैं, किसमें, खेती बाड़ी में। तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट they are not paid wages in cash or in any form of grains. At times they are not paid at all। अब क्या होता है कि या तो उन्हें पैसा मिल ही नहीं रहा, या क्या होता है बदले में उन्हें ग्रेन्स मिल जाते हैं, मतलब अनाज मिल जाता है, या बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं मिल रहा होता। For this reason these women are not categorized as workers। तो भले वो काम कर रही हैं लेकिन तब भी उन्हें वर्कर्स की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। क्यों? क्योंकि बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इकोनॉमिस्ट लेकिन ऐसा कहते हैं कि ऐसी विमेन को भी क्या करना चाहिए, वर्कर्स की कैटेगरी में डालना चाहिए।
अब आता है आपका क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपसे कहा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, दैट इन इंडिया विमेन पार्टिसिपेशन रेट इज लोअर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज। कि क्यों ऐसा है कि अर्बन एरियाज में जो विमेन है उनका पार्टिसिपेशन कम है एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज विमेन। तो उसके कुछ रीजंस है हमारे पास। पहला रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। अर्बन एरियाज के अंदर वुमेन्स को ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर वही मेन डोमिनेंस है, जिसकी वजह से विमेन्स को वहां पर विमेन को क्या होता है, काम नहीं मिल पाता है। स्किल्स, नीड्स, ये सब चीजें भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल पाता। सेकेंड, हायर एजुकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड। अर्बन जॉब जो है वो ये डिमांड करती हैं कि हायर एजुकेशन होना चाहिए और स्पेशल स्किल्स भी चाहिए। बट वहीं पे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात आ जाती है कि हमारे देश में आज भी विमेन एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर लड़कियों की शिक्षा पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो जब यहाँ पे एजुकेशन लेवल कम रह जाता है, स्किल्स कम रह जाते हैं, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स है वही कि अर्बन एरियाज के अंदर हमारे यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं जो विमेन के आगे एक चॉइसेस रख देते हैं कि कहते हैं ना कि आप कॉर्पोरेट में काम नहीं कर सकते। बहुत सारे, मैं यही कहूंगी कि हमारे प्रोफेशन में भी ऐसी टीचर्स हैं जो बहुत स्किल्ड है, लेकिन स्टिल वो एक टीचर है। क्यों? अपनी मर्जी से नहीं, वो इसलिए क्योंकि उनको कॉर्पोरेट जॉब्स में नहीं जाने दिया गया, क्योंकि कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो नहीं कहते कि नहीं, कंपनी जॉब अच्छी नहीं होती। तो ये कुछ ऐसे सोसाइटी के नॉर्म्स बने हुए हैं, प्लस उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उनकी फैमिलीज के थ्रू, तो इस वजह से भी जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द चाइल्ड केयर, एट द एंड ऑफ द डे, भले ही आप वर्किंग हो, आप एजुकेटेड हो, स्किलफुल हो, आपको अपनी फैमिली संभालनी है, आपको ही अपने बच्चों को संभालना है। चाहे कोई कितना भी कोऑपरेटिव हो, केयरिंग हो, बट स्टिल एक विमेन जो कर सकती है, एक वुमेन जो कर सकती है, वो उसकी पूरी फैमिली मिलकर भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी और चाइल्ड केयर की वजह से भी उनको पीछे हटना पड़ता है। एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रूरल एरियाज के अंदर पता है क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारे ऐसे काम है, छोटे मोटे काम, जिसको करके लोग अपना गुजारा कर लेते हैं, बट अर्बन एरियाज में ऐसे छोटे मोटे काम आपको करने को बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे 5 रीजंस हैं जो इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि क्यों अर्बन एरियाज में जो विमेन है वो कम पार्टिसिपेट करती हैं वर्कर पार्टिसिपेशन के अंदर, मतलब वर्कर्स के अंदर जो उनका पार्टिसिपेशन है वो कम है वर्कफोर्स के अंदर एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज विमेन। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमारी जो इंडिया है, उस इंडिया की कंट्री का जो स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो वो है डेवलपिंग। हम डेवलपिंग स्टेज पे, हम ग्रोथ को काउंट करते हैं। हम ये कहते हैं कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ पता है कब होती है, जब उस कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है। सस्टेन्ड इंक्रीज इन जीडीपी इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। हम ये पढ़ते आए हैं। बट अगर वो जीडीपी की ग्रोथ हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रही, तो ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा ही नहीं है। हमारे यहाँ पर आज भी इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल रहा। हम लोग इंस्टा तो सभी चलाते हैं, और इंस्टा पे ऐसे बहुत सारे रील्स को स्क्रॉल करते हुए हम ये चीज देखते भी हैं कि क्या होता जा रहा है। कि हाल फिलहाल में ही मैंने एक रील देखी और उसे देख के मुझे थोड़ा सा डर लगा। टीचर सब्जी बेच रहा था, तो ऐसी चीजों को देखकर हमें लग रहा है कि यार ग्रोथ कहाँ है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है ये क्यों है? क्योंकि हमारी जीडीपी जितने रेट से ग्रो कर रही है ना, उतने रेट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो नहीं हो पा रही है। अगर अपॉर्चुनिटीज ग्रो नहीं हो पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं आएगा, तो ऐसा जीडीपी का बढ़ना हमारे लिए कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस रेट से जीडीपी इंक्रीज हो रही है, उसी रेट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो क्रिएट हो, बट हमारी इकोनॉमी में उसका उल्टा हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, देखिए जरा एक बार डिटेल में। It refers to the situation where the GDP of an economy grows faster than the employment opportunities. एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कंट्री की जीडीपी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के रेट से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। ठीक है, in developing countries like India, where there is a staggering unemployment, economic growth becomes meaningful only if it is associated
with greater opportunities of employment so that poverty is combated. यानी कि हमारी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है उसका डेवलपमेंट ही तब हो पाएगा जब जीडीपी की ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो ताकि पॉवर्टी से लड़ा जा सके, ताकि पॉवर्टी को कम किया जा सके. So unfortunately, Indian economy is experiencing the GDP more through technology than the employment of labor. It is a situation of jobless growth. तो ये जो जीडीपी बढ़ रही है इसलिए नहीं बढ़ रही है कि लोगों को काम मिल रहा है. ये जो मशीनें आ गई हैं, ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है. लोगों से काम तो आप बेसिकली कहो तो छीना ही जा रहा है. तो ये हो गया जॉबलेस ग्रोथ. ठीक है. अब जॉबलेस ग्रोथ के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कैजुअलाइजेशन. हाँ, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ वर्कर्स बताए थे. दो तरीके के वर्कर्स होते हैं. कौन कौन से? एक होते हैं हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस या अपना खुद का प्रोफेशन चला रहे हैं. दूसरे होते हैं हमारे कौन से? हायर्ड वर्कर्स. अब हायर्ड वर्कर्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं, रेगुलर सैलरीड पीपल और कैजुअली हायर्ड पीपल. जो रेगुलर सैलरीड होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, रेगुलर सैलरीज मिल रही है. बट जो कैजुअली हायर्ड वाले होते हैं आपके, वो आपके डेली वेजर्स होते हैं और जरूरी नहीं है कि उन्हें साल के पूरे महीने काम मिले, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं. तो आजकल का जो ट्रेंड है वो ऐसा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है कैजुअली हायर्ड वाले एरियाज में. क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी कंपनी में एक वर्कर परमानेंट हो जाता है या रेगुलर सैलरी हो जाता है तो कंपनी को बाय लॉ ये उसके ऊपर कंपल्शन है, मैंडेटरी है कि उसको अपने एम्प्लॉय को सारे बेनिफिट्स देने होंगे. लाइक प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है या अदर जो भी बेनिफिट्स हैं उसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे. बट अगर कोई वर्कर कैजुअल वर्कर है यानी कि डेली अर्नर है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो उसको ये सब चीजें देने की जरूरत नहीं होती है. मोर ओवर और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कैजुअल वर्कर्स बढ़ रहे हैं. तो अभी फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट में यही पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि कैजुअलाइजेशन क्या होता है. तो कैजुअलाइजेशन का मतलब है ऐसी सिचुएशन when the percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over time. यानी कि धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि रेगुलर सैलरीड वाले भी और इवन सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी बहुत ज्यादा कहाँ घुसते चले जा रहे हैं? कैजुअली हायर्ड वर्कर्स में घुसते चले जा रहे हैं. यानी कि उनका जो प्रपोर्शन है टोटल वर्कफोर्स में वो लगातार इंक्रीज हो रहा है. बट ऐसा क्यों हो रहा है? उसके रीजंस क्या है? तो उसका पहला रीजन है कि जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, पहली बात तो वो रूरल एरियाज में. मैं कहूंगी रूरल एरियाज में जितने लोग तुम्हें दिख रहे हैं ना, वो तो छलावा धोखा, वो धोखा ही है. क्यों? वो एक फील्ड पे काम कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है, बट 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो 6 लोग क्या कर रहे हैं? वो कोई प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं. सिर्फ वो अपने आप को मन बहलाने के लिए अच्छा हम काम कर रहे हैं, काम में हम लगे हुए हैं. बस वही वाली बात है कि काम में लगे हुए हैं. तो बहुत सारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, देखो अगर यही चीज हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिले या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो लेकिन आपने एक ऐसा बिजनेस खोला हुआ है जिससे देश का डेवलपमेंट हो रहा है. आपको एक अपना जैसे एक डॉक्टर होता है अपना क्लिनिक खोल के बैठे हो, आप एक लॉयर हो तो आप अपना एक चैम्बर मतलब या फिर आप अपना एक ऑफिस खोल के बैठे हो. तो कोई तो आप ऐसा काम कर रहे हो, अपनी किराने की दुकान खोल के बैठे हुए हो, कोई तो आप ऐसा काम कर रहे हो ना जो डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूशन दे रहा हो. बट वहीं पे आप एक ही खेत के अंदर घुसे हुए हो सारे काम करने के लिए, तो उससे फायदा क्या है? कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही. तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आपको ज्यादा रूरल एरियाज में दिखते हैं. उसका रीजन यही है कि लोग कहाँ काम कर रहे हैं? फार्म्स और फील्ड्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई नॉन फार्म जॉब्स नहीं मिल रही है. उन्हें वो माइग्रेट करना नहीं चाहते हैं किसी रीजन की वजह से. थोड़े हर कोई काम की तलाश में अपना गाँव छोड़कर चला जाएगा, नहीं जा सकते कुछ लोग, तो वो माइग्रेट कर नहीं सकते. नॉन फार्म जॉब्स उन्हें मिल नहीं रही है या उन्हें आता नहीं है वो काम करना, इसलिए उन्हें अपनी फार्म्स और फील्ड्स पे काम करना पड़ रहा है. या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में छुपी हुई बेरोजगारी, लग रहा है कि काम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में. उसके अलावा अगर कुछ मार्जिनल वर्कर माइग्रेट होकर जाते भी हैं अर्बन एरियाज के अंदर तो या तो उनको कैजुअल वर्कर्स जैसा काम मिलता है, डेली वेजर्स. यहाँ पर इसमें देखा गया है कि बहुत सारी स्टेट्स ना ऐसी है जहाँ पर लेबर बहुत सारी है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो माइग्रेट होते हैं ऐसी स्टेट्स के अंदर जहाँ पर अर्बन एरियाज के अंदर जहाँ पर काम होता है. कब? जैसे कोई साइट बन रही है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो उन सभी लेबर्स को हायर करेगा. जैसे ही काम खत्म होगा वो वापस चले जाएंगे. तो क्या है, क्या उनको साल के पूरे महीने काम मिल रहा है? नहीं ना, उनको डेली बेसिस पर वेजेस मिलती है.
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर आप माइग्रेट होकर आ भी रहे हो तो कोई आपको रेगुलर सैलरी पर्पस के लिए नहीं रख रहा है, वो आपको डेली वेजेस के टाइम डेली वेजेस की तरह ही रख रहा है। तो बस यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्या बढ़ रहा है, कैजुअलाइजेशन। एक कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स वाला एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अभी जो सिनारियो चल रहा है वो ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी वर्कफोर्स है वो रेगुलर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड से मूव कर रही है किस तरफ, कैजुअल वर्कर्स की तरफ, जहां पर उनको कोई सेफ्टी नहीं मिलती है, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, उनकी जो जॉब होती है वो सिक्योर नहीं होती है, वेजेस बहुत कम मिलती हैं। तो अब उसी से ही कॉन्सेप्ट निकल कर आया है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर लोग एम्प्लॉयमेंट कहां ज्यादा ढूंढ पा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में एज कंपेयर टू द फॉर्मल सेक्टर। तो मैंने यहाँ पे दो सेक्टर्स के नाम लिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो पहले इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं, ये दो सेक्टर्स को समझते हैं कि दोनों सेक्टर्स क्या होते हैं, फिर दोबारा से डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो दो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है फॉर्मल सेक्टर, जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, और दूसरे का नाम है इनफॉर्मल सेक्टर, जिसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। फॉर्मल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जितने भी पब्लिक या प्राइवेट यूनिट है, अगर वो 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर कहलाता है। यानी कि ऐसे सारे बिजनेसेस, ऐसी सारी फैक्ट्रीज जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं एज अ वर्कर। अब वर्कर का मतलब वही नहीं होता भाई दिहाड़ी मजदूरी, हर वो लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं वो वर्कर ही कहलाते हैं ना, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है चाहे वो हायर्ड एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि लेकिन 10 या 10 से ज्यादा अगर लोग हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन से सेक्टर का पार्ट है, फॉर्मल। लेकिन वहीं पर अगर 10 से कम लोग काम करते हैं तो वो कौन से सेक्टर में काउंट किया जाता है, इनफॉर्मल। बात समझ आ गई। 10 से कम वाले यानी कि 1 से लेकर 9 तक वाले इनफॉर्मल में कहलाते हैं, और फिर 9 से ऊपर वाले बेसिकली 10 और 10 से ऊपर वो किस में आ गए, फॉर्मल सेक्टर। फर्क क्या है लेकिन अब ये आपने काउंटिंग तो बता दी कि अगर 10 या 10 से ज्यादा होंगे तो वो फॉर्मल में काउंट होगा, 10 से कम होंगे तो इनफॉर्मल में काउंट होगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, क्यों एक फर्म अपने आप को फॉर्मल या इनफॉर्मल में रखना चाहती है, तो उसके कुछ रीजंस हैं। अगर आप फॉर्मल सेक्टर्स में आ गए तो आपको अपने यहाँ काम करने वाले सभी वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पर काम करने वाले सभी लेबर लॉ से प्रोटेक्टेड होंगे। अभी लेबर लॉ क्या होता है, हमारे यहाँ पर एक मिनिमम वेज लॉ है जहां पर ये बताया गया है कि कोई भी वर्कर अगर काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको कितनी मिनिमम वेज मिलेगी ही मिलेगी, वही बता रही हूँ। तो 1 अक्टूबर 2024 को ये रेट्स चेंज हुए हैं, और उनके अकॉर्डिंग अगर आप एक अनस्किल्ड वर्कर हो, दिहाड़ी मजदूर, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं आप, अनस्किल्ड वर्क करते हैं, तो पर मंथ आपको 18,066 रुपीज मिलेंगे। यानी कि आप 18,000 लेने के लिए एलिजिबल हो, अनस्किल्ड है ना। उसके बाद अगर आप सेमी स्किल्ड हो तब भी 19,929। अगर आप स्किल्ड वर्कर है तो 21,917 पर मंथ। अगर किसी फॉर्मल सेक्टर में किसी एक लेबर को अगर इतना पैसा नहीं मिलता एज पर देयर स्किल्स, तो वो जा सकते हैं गवर्नमेंट के पास और उन्हें यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि वो केस फाइल कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अगर उनको कम पैसा मिल रहा होगा तो इसीलिए जो फॉर्मल सेक्टर जो बिजनेसेस हैं वो नहीं चाहते ऑर्गेनाइजेशंस कि हमें फॉर्मल सेक्टर में डाला जाए। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, पेंशन देनी पड़ेंगी, ग्रेचुइटी देना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और साथ साथ वेज रेट भी मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि ये मिनिमम है। मैक्सिमम के लिए तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया ही नहीं है, ठीक है। बट अगर आप यही चीज इनफॉर्मल की मैं बात करूं तो यहाँ पे 10 से कम लोग होते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने की जरूरत नहीं होती, लेबर लॉ इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। बट आप अगर वर्कफोर्स का एंगेजमेंट देखो तो यहाँ सिर्फ 10% लोग काम कर रहे हैं और वहां पे 90%। तो इसे ही बोला गया इनफॉर्मलाइजेशन, कि लोगों को काम यहाँ आजकल ज्यादा मिल रहा है, यहाँ कम। पहले क्या होता था, जैसे प्राइवेट फर्म्स में भी, या गवर्नमेंट की तो चलो मैं बात नहीं करती, प्राइवेट फर्म्स पे जैसे आपने अगर लगातार 3 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया, तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में डाल देते थे, और जैसे ही परमानेंट की कैटेगरी में आप गए आपको ये सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है।
लेकिन आजकल लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स। और कॉन्ट्रैक्ट की बात बताओ क्या करते हैं, जब आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, आप परमानेंट होने वाले होते हो, वो आपको एक्सपेल कर देते हैं, आपकी जगह पे दूसरे बंदे को रख देते हैं, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट चलता है। क्यों? ताकि उन्हें ये सब चीजें देनी ना पड़े। तो इस वजह से इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि फॉर्मल सेक्टर में ये सब बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, लॉ आ जाता है। इसीलिए आजकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा कहां मिल रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर्स में। ठीक है, बेसिकली जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो हमने सब कुछ समझ लिया कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, बट कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किस लेवल तक हम अनएम्प्लॉयड है, वो सारी बातें अब हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए समझते हैं सबसे पहले कि आप अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसे हो। याद करो, जब हमने स्टार्टिंग के अंदर ही चैप्टर को पढ़ना शुरू किया तो वहां पे हमने ये पढ़ा कि पॉपुलेशन का एक पार्ट लेबर फोर्स होता है, और वो लेबर फोर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, वर्क फोर्स और अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स का मतलब है वो सारे लोग जो एबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं काम करने की, बट उनमें से जिनको काम मिल जाता है, जो एक्चुअली में काम कर रहे होते हैं, वो वर्कफोर्स कहलाती है। लेकिन जिसको काम नहीं मिलता है वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट उसे ही कहा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, काम करना चाहते हैं, काम कर भी सकते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी वेज रेट चल रहा है उस पे, बट दे डजंट गेट वर्क, बट उनको काम मिल नहीं रहा है। तो यहां पर ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, जिसको आप जानते होंगे, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा छुपी हुई बेरोजगारी के बारे में। और ज्यादातर ये कहां देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन एंगेज्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड। इतने लोगों की हमें जरूरत नहीं है जिससे ज्यादा लोग वहां पर काम कर रहे हैं, और उन एक्स्ट्रा लोगों की वजह से भी हमें किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब कोई हमारे आउटपुट में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। जितना पहले 4 लोग सपोज लगे हुए किसी एक फील्ड के अंदर, वो आउटपुट जनरेट कर रहे थे, 2 और आपने लगाए, 6 हो गए टोटल, लेकिन तब भी आउटपुट में किसी भी तरीके का कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड है अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब को चेंज कर रहे होते हैं, कि सपोज पहले आप ऑलरेडी एक कंपनी में वर्क करते हो, अब आपने किसी और कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया, आपने यहाँ पे इंटरव्यू दिया होगा, बट उन्होंने आपको एक दिन बाद के लिए ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, बट एक दिन के लिए वो जो आपने काम नहीं किया क्योंकि आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हो, तो उस एक दिन के लिए अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, सो व्हेन अ पर्सन आर मूविंग और चेंजिंग द जॉब्स, तो उसे कोई कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, फ्रिक्शनल। नेक्स्ट, सीजनल। आप किसी ऐसे काम में डील करते हो जो सीजन वाइज होता है, जैसे कि अगर आप समर्स में विंटर क्लोथ्स की बात करो, तो जो लोग विंटर क्लोथ्स में डील करते होंगे, समर सीजन उनके लिए एक अनएम्प्लॉयमेंट का सीजन होगा, हालांकि वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगे की, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। वहीं पर जब हम विंटर में होंगे तो विंटर में समर क्लोथ्स में जो लोग डील करते होंगे, उस टाइम पे वो लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड। तो जो लोग सीजन वाइज काम करते हैं, तो उस टाइम पे जब उनका सीजन नहीं होता है, तब वो लोग काम अगर नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन से अनएम्प्लॉयमेंट में है, सीजनल। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहती है, दैट पर्सन्स आर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द फ्यू मंथ्स ड्यू टू द सीजनल वर्क। जैसे कि विंटर जैकेट्स की जो डिमांड है वो समर में 0 होती है। उसके बाद ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इसको समझाने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी आपको, फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा। People who are willing and able to work at existing wage rate doesn't get work। यही डेफिनेशन अभी कहीं और नहीं पढ़ी हमने, जस्ट ऊपर ही मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं हो। इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट है, आप तो काम करना चाहते हो, आप एबिलिटी भी रखते हो, आपको एग्जिस्टिंग वेज रेट से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट इकोनॉमी आपके लिए सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जितना भी कुछ हमने पढ़ा एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। एक दिन के लिए अनएम्प्लॉयड हो रहे हो, फ्यू मंथ्स के लिए अनएम्प्लॉयड हो रहे हो, जब काम आएगा तो फिर से सीजन में भी अगर आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में भी हो तो कुछ महीने के लिए तो अनएम्प्लॉयड हो, फिर उसके बाद आपके पास काम है,
बट यहाँ तो आपके पास काम ही नहीं है, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि सपोज करो आप ऑलरेडी किसी एक फैक्ट्री में काम करते हो, उस फैक्ट्री में एक नई मशीन लगाई गई, लेकिन जो वर्कर्स हैं उन्हें उस मशीन को अभी चलाना नहीं आता है, ठीक है। तो फैक्ट्री ने क्या किया, 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, 3 दिन तक लेकिन वर्कर्स ने काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पहले उन्हें उस मशीन को चलाना सिखाया जा रहा है, तो 3 दिन तक वो अनएम्प्लॉयड है। क्यों अनएम्प्लॉयड है? क्योंकि देयर इज सम चेंज इन टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी। और या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका एम्प्लॉयर स्किल डिमांड कर रहा है, आपके स्किल्स अभी उसके रिगार्डिंग नहीं है, तो खुद को स्किल से मैच कराने के लिए जो आपके टाइम पीरियड तक आप अनएम्प्लॉयड हो, तो वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी कहलाती है? स्ट्रक्चरल, ठीक है। सो इट इज कॉज्ड बाय द मिसमैच बिटवीन द स्किल्स एंड द वर्कर्स इन द इकोनॉमी कैन ऑफर, यानी कि एक मिसमैच है किसके बीच का, कि इकोनॉमी में जो वर्कर्स हैं और उनको जो स्किल्स ऑफर कर रहे हैं एंड द स्किल्स डिमांडेड बाय द एम्प्लॉयर, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयर स्किल डिमांड कर रहा है, तो तब तक जब तक हम उनके स्किल्स को मैच नहीं कर देते, तब तक अगर हम अनएम्प्लॉयड हैं तो वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब जैसे कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा हमें पोस्ट ग्रेजुएट लोग ही चाहिए, बट मेरा भी पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, अभी मुझे 3 महीने लगने वाले हैं, बस 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने और लगने वाले हैं, तो 3 महीने बाद मुझे जॉब मिलेगी, 3 महीने बाद ही मैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाऊंगी। तो ऐसे में वो जो 3 महीने तक के लिए मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो वो कौन सा सिचुएशन है? स्ट्रक्चरल, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक। अब साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो उसके अंदर भी कुछ बिजनेस साइकिल्स होते हैं। कई बार होता है कि हमारा बिजनेस बिल्कुल हाई लेवल पे चल रहा होता है, कई बार ऐसा भी तो होता है कि हमारा बिजनेस डाउनफॉल फेस करता है, यानी कि द बूम पीरियड एंड द रिसेशन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है, ये साइकिल फ्लक्चुएशन की वजह से अराइज होती है कि बिजनेस के अंदर भी हमें कभी कभी बूम पीरियड और रिसेशन पीरियड फेस करना पड़ता है। तो जनरली रिसेशन के टाइम पे जब हमें काम नहीं मिलता है सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए, तो वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, ठीक है। लास्ट, सबसे बुरी एम्प्लॉयमेंट मुझे ये लगती है अनएम्प्लॉयमेंट, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आप पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार हो। तो देखिए जरा यहाँ पे, एडुकेटेड पर्सन डजंट हैव द राइट जॉब फॉर हिमसेल्फ ड्यू टू द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और द क्वालिफिकेशन डजंट मैच विद द जॉब। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जहां पर इकोनॉमी आपके लिए सही तरीके की एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है। अगर आप एक MBA क्वालिफाइड पर्सन हो, तो आपके जो जॉब का स्टेटस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी तो वही होना चाहिए ना। एक MBA क्वालिफाइड डिजर्व करता है एक मैनेजरियल पोस्ट, बट वहीं पे अगर आप उसको क्लरिकल पोस्ट दे दोगे, तो कहीं ना कहीं ये उसके दिल को भी क्या करेगा, बहुत ज्यादा हर्ट करेगा कि इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर उसे ऐसी जॉब मिल रही है, तो ऐसे में हो सकता है वो उस जॉब को एक्सेप्ट करना ना चाहता हो। दैट मीन्स कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पर लोगों के स्किल्स है, कई बार उनके स्किल्स के रिगार्डिंग भी उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। तो अगर इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो क्या कहलाएगा? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये कुछ तरीके की हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है जो एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमने ये तो पढ़ लिया कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है हमारे यहाँ पे। अब उस अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, क्लास 12th के अंदर ही तुम्हें पहली बार पढ़ने को मिला होगा। आप बचपन से SST पढ़ते आए हो, और अपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो आप बचपन से जितनी भी आपने सोशल स्टडीज पढ़ी है, उसके अंदर आपने सारी चीजों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अब तक आपने नॉलेज गेन करी आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कि सबसे पहला कारण क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पे? स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कारण ही यही है कि हमारी जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वही स्लो है, वही हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पा रहा है। हम यहाँ पर कहते हैं ग्रोथ की बात करते तो है, ऐसा नहीं हम कह रहे कि ग्रोथ हो नहीं रही है, लेकिन जिस पेस के साथ, जिस स्पीड के साथ ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए था, उस स्पीड के साथ वो ग्रोथ रेट नहीं बढ़ा है। दूसरा, इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर कभी ग्रोथ होती भी है, सपोज करो कोई एक घर है, उस घर के अंदर पहले 4 लोग हैं, 4 लोगों के बीच में 1 लाख रुपए की इनकम है, तो पर हेड आप कह सकते हो 25,000 रुपीज मिल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब मैं कह रही हूं उसी घर में 1 लाख की इनकम है, बट लोग अब 10 हो चुके हैं। अब वही चीज 10,000 हो गई, या सपोज करो चलो ठीक है मैंने इनकम नहीं बढ़ा के 1,20,000 कर दी, बट स्टिल
12-12 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ग्रोथ होती है, लेकिन जितने से ग्रोथ होती है ना उतने से ही रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर उस ग्रोथ रेट का जो इम्पैक्ट है ना वो दिख नहीं पाता। तो ये भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। तीसरा रीजन अंडर डेवलप्ड है एग्रीकल्चर हमारा। अगर हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए ना तो वो काफी हद तक हमारी जो वर्क फोर्स है उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। लोग लगे तो है एग्रीकल्चर में, लोगों के पास अगर कुछ भी काम नहीं है रूरल एरियाज के अंदर तो वो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, बट स्टिल उससे प्रोडक्टिविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारी कंट्री की जीडीपी में तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। तो ये रीजंस है कि जो एग्रीकल्चर है अभी भी वो अंडर डेवलप्ड है, इतने ज्यादा लोग लगे होने के बावजूद भी वहां पे डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाई है। उसके बाद फॉल्टी प्लानिंग। हम लोगों ने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए, बट कहीं ना कहीं उन सभी 5 ईयर प्लान्स में कुछ ना कुछ लूप होल्स थे, तभी तो सक्सेसफुल नहीं रहे। अगर आप लिस्ट पढ़े टोटल नंबर ऑफ प्लान्स जो हमारे यहाँ पे चले थे वो 12 प्लान चले थे, ठीक है। फिर जब सरकार बदली तो प्लानिंग खत्म हो गई थी, मोदी जी की सरकार में उन्होंने प्लानिंग खत्म कर दी थी, नीति आयोग स्टार्ट कर दिया। बट तब भी अगर आप देखें ना उन 12 के 12 प्लान्स को उठाकर अगर आप देखें तो मोस्टली प्लान्स फेल थे। कहीं ना कहीं उन्होंने 5 साल की प्लानिंग करी, तो पहले प्लान के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर को फोकस किया, फिर उन्होंने सेकंड प्लान के अंदर इंडस्ट्री को फोकस करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो चेंज कर रहे थे अपने ऑब्जेक्टिव, कभी किसी चीज को उन्होंने फोकस किया बट ढंग से अचीव कुछ नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स थे, डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट अब तक चल रहा है। नेक्स्ट इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब देखो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी की जा रही है, कंट्री का डेवलपमेंट भी हो रहा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मतलब हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और ये जो अदर हमारे पास सपोर्टिंग एक्टिविटीज है जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, हमारा बैंकिंग सिस्टम है, इन सभी चीजों को भी तो स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें स्ट्रांग होंगी तो और भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने के चांसेस हैं। तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी नहीं है, सपोर्टिंग सर्विसेज भी ढंग से नहीं है, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाए हैं, बट कहीं भी किसी भी प्लान के अंदर हमें सक्सेस इतनी ज्यादा नहीं मिल पाई है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी आपने जो प्लानिंग करी वो इनएडिक्वेट थी। जितने ज्यादा लोगों के लिए आप प्लान कर रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड थे, और सरकार को ना फंड चाहिए होता है। तो कई बार क्या होता है कि लैक ऑफ फंड की वजह से भी जो प्रोग्राम्स हैं वो सही से नहीं चल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, ये बात आज तक है, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। हम यहाँ पर ध्यान देते हैं डिग्रीज पे आजकल, बट थियोरिटिकल अप्रोचेस पे आजकल, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जॉब ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, कि जहां पर हमारी एजुकेशन ही हमें काम दिलवाए। एजुकेशन सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए कि लोगों को उनके करियर के डेवलपमेंट में हेल्प हो। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ ये देखा जाता है कि लोगों को एक डिसीज है जिसे बोलते हैं क्या, डिप्लोमा डिसीज। हर जगह पर सिर्फ ये होता है कि अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड डिग्री है तो ही आपको एंट्री मिलती है। नॉलेज स्किल्स जो है वो तो बात की बात आती है ना भाई। जब आप कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देखते होगे किसी कंपनी की, तो वो लिख देते हैं ना कि ये क्वालिफाइड होना चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, वो डिग्री होनी चाहिए। आजकल डिग्रीज मिलना क्या मुश्किल है क्या? अगर मैं कहूं तो ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पैसों के दम पर डिग्रीज बांट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिफेक्ट्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गए कि क्या है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है उन अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट 2 तरीके के मेजर्स को इस्तेमाल करती है। एक तो उसका डायरेक्ट मेजर, अपने यहाँ पर ही लोगों को रखती है, उसको भी बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती रहती है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स आजकल बच्चे बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा हाई ट्रेंड में आजकल। पहले बहुत कम ही बच्चे होते थे जो यूपीएससी को ट्राई करते थे, लेकिन आजकल आप देखो कितना ज्यादा बच्चों के अंदर ये चीज है कि उन्हें यूपीएससी का एग्जाम देना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी दे रही है आपको जॉब्स। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट मेजर है कि जहां पर गवर्नमेंट अपने खुद के डिपार्टमेंट्स के अंदर ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। उसका कुछ इनडायरेक्ट मेजर भी है। क्या? अगर कभी भी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स और सर्विसेज बढ़ते हैं ना, तो अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर का भी डेवलपमेंट होता है। अगर गवर्नमेंट गुड्स की डिमांड बढ़ रही है तो सीधा सीधा सा इसका ये मतलब भी है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बढ़ाने की जरूरत है। अब अगर उन्हें आउटपुट बढ़ाना है तो उन्हें भी अपने यहाँ पे लोगों को रखना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली दोनों जगह पर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या रेमेडियल मेजर्स है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए? हम कैसे कर सकते हैं?
पहला, एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। देखो जो यहाँ पे कारण है, अगर आप उन्हीं का सॉल्यूशन निकाल दो तो वही रेमेडियल मेजर बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपने बात की ना कि ग्रोथ रेट नहीं है, स्लो है, तो पहली बात वही आई कि अपने जीडीपी का रेट ऑफ ग्रोथ जो है आप उसे इंक्रीज करो। कुछ इस तरीके के मेजर्स आप अडॉप्ट करो जिससे जीडीपी इंक्रीज हो। यहाँ पर आप कह रहे हो कि पॉपुलेशन ज्यादा है, वो कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उसे दूर करने की कोशिश करो। हमें पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना चाहिए, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जगानी चाहिए कि क्यों पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए जरूरी है। उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देखो बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए भी कहो तो वो भी कहां तक इतने ज्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है। तो इट्स बेटर कि आप अलग अलग जगह पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सेटअप करो, लोगों के अंदर ये डेवलप करो फीलिंग कि वो भी अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। और जब आप एक इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो कम से कम देखो 10-20 लोगों को तो काम मिलेगा ही ना। तो यहाँ पर हमें एनकरेज करना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे बात की थी कि आपका एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, तो आप उसी डिफेक्ट को चेंज करने की कोशिश करो, चेंज लेकर आओ एजुकेशनल सिस्टम में। यही रीजन था कि एनईपी आई भी थी हमारी कुछ चेंजेस को लेकर, और उसके ऊपर आज भी वर्क चल रहा है। तो एजुकेशनल सिस्टम में कुछ डेवलपमेंट, कुछ चेंजेस होने चाहिए ताकि वो करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड बन सके। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को बताओ कि कैसे वो अपने स्टार्टअप्स के थ्रू भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री काम नहीं दे रही है तो खुद का काम शुरू कर लो ना, आप खुद सेटअप कर लो अपना बिजनेस। तो लोगों के अंदर इस चीज को हमें डेवलप करना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रेमेडियल मेजर्स। अब गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चला रखे हैं, आपको नाम पता होना चाहिए। डिटेल पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसके अंदर भी लोगों को गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और अगर वो नहीं प्रोवाइड करा पाती है सरकार तो वो अपनी तरफ से कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे देती है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नाम से पता चल रहा होगा, ये भी एक ऐसी योजना है जो रूरल एरियाज में चलाई जाती है। स्किल इंडिया कैंपेन, जहां पर लोगों के स्किल्स के डेवलपमेंट पे वर्क हो रहा है। मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन है। तो ये कुछ इस तरीके के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कंप्लीट किया। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज आ सकती हैं, जहां पर आपको कुछ वो डेटास प्रोवाइड कर देंगे और उसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, अगर आप प्रीवियस चैप्टर से कंपेयर करो तो ये वाला चैप्टर आपको इजी लगा होगा। ठीक है।